ठीक, चलिए। कल मैंने आपको दिखाया था संचार साथी पोर्टल का, वेबसाइट को खोल के अपन देखे थे क्या क्या यूज है इसके। हाँ। कल हमने इसका वेबसाइट को ओपन किया तो देखे थे आप स्पैम को रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक, स्पैम को रिपोर्ट कर सकते हो, या कोई आपको मालवेयर का लिंक भेजता है वो रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक, आपका जो स्टोलन या मतलब चोरी हुआ या खोया हुआ मोबाइल है उसको ब्लॉक कर सकते हो, सिम को। अपने नाम पर किसी और के मोबाइल कनेक्शन तो नहीं है, ठीक, आपके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन है ये आप इसे देख सकते हो। ठीक, और भी बहुत सारी फैसिलिटी थी उसमें, लेकिन ये लो नेटवर्क की शिकायत करने के लिए हमको मेन जानना है कि क्या क्या उसमें सुविधाएं हैं, क्योंकि अभी आया है, याद रखिएगा, और अभी लगातार न्यूज में है। अगर आप देखें 2-3 दिन का न्यूज उठा के हर दिन संचार साथी के बारे में आ रहा है। एक विवाद विवाद हुआ इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल सकते हो सभी मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को बोला है कि ये बाय डिफॉल्ट उसमें ऐप होना चाहिए करके, हर मोबाइल में संचार साथी के पहले से दो करके। और इसमें दिक्कत क्या है, इसके लिए उसको बहुत सारे परमिशन देने पड़ेंगे, आपकी मोबाइल का IMEI नंबर, आपकी प्राइवेट चीजें, बहुत सारी चीजें उसमें बोल सकते हो उसको लिंक करना पड़ेगा आपके आईडी से। तो कई लोग इसको डेटा का मतलब डेटा के बोल सकते हो या निजता के अधिकार का हनन करके इसका विरोध कर रहे हैं, इस फैसले का। तो लगातार अभी न्यूज में है ये। इसी साल ये आया है संचार साथी पोर्टल, और संचार साथी ऐप है, मोबाइल ऐप इसका। ठीक, तो सबसे मेन काम तो यही सब है इसका, जनता को ये सब चीजों से बचाना है, स्पैम से। किसी मेलिशियस कोड को रिपोर्ट कर सकते हो, स्पैम को रिपोर्ट कर सकते हो, खोए हुए मोबाइल को ब्लॉक कर सकते हो, ये सारी चीजें। अगला, ये भी हमने देखा था कल। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं कि किसी फाइल का लिमिट क्या होता है इसमें। फाइल के लिए लिमिट है 10 MB। ठीक, मात्र 10 MB, मतलब एक अपलोड किया जाने वाला फाइल मैक्सिमम 10 MB का हो सकता है। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हो डिजी लॉकर में वो 10 MB हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन टोटल स्टोरेज आपको मिलता है 1 GB। ठीक, टोटल क्लाउड या टोटल स्टोरेज जो हमको मिलता है वो है आपका 1 GB। ठीक, तो ये 2 पॉइंट यहाँ से आपको ध्यान देना है। एक फाइल अधिकतम 10 MB का हो सकता है, टोटल स्टोरेज हमको ऐसे ही मिलता है 1 GB का। डिजी लॉकर गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया, बोल सकते ई गवर्नेंस या डिजिटल इंडिया का एक बोल सकते हो बोल सकते सर्विस है, गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाने वाला है। ये बताइए डिजी लॉकर किस प्रकार की तकनीक पर आधारित है। ठीक, तो इंटरनेट पर डेटा को स्टोर करना कहलाता है क्लाउड स्टोरेज। ठीक, याद रखना है इसको। क्लाउड स्टोरेज सर्विस है एक प्रकार की जो हमको गवर्नमेंट देती है। जैसे गूगल में कौन सा प्रोडक्ट है जो हमको क्लाउड स्टोरेज देता है, गूगल ड्राइव। ठीक, गूगल ड्राइव ये गूगल का एक प्रोडक्ट है जो हमको क्लाउड स्टोरेज फैसिलिटी देता है। डिजी लॉकर, ठीक, तो इतना कम से कम आप जानिए इसके बारे में, बस इतना पर्याप्त रहेगा आपका। डिजी लॉकर में किस प्रकार के फाइल को अपलोड नहीं कर सकते बताइए। मल्टीमीडिया से भी संबंधित एक क्वेश्चन हो गया जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। PNG एक इमेज फाइल होता है, ये आगे आपको बताऊंगा। ठीक, इमेज फाइल में देखो JPG आते हैं। ठीक, JPG एक ही मतलब है, PNG, ठीक, BMP, ये सब आपके इमेज फाइल होते हैं। और भी होता है TIFF। ठीक, लेकिन जो मेन जो आपके फाइल हैं इनको अलाउ किया गया है आपका डिजी लॉकर में। इसके अलावा PDF भी अपलोड कर सकते हो। MPG क्या होता है, ये वीडियो फाइल है, ये वीडियो फॉर्मेट का एक्सटेंशन है। MPG होता है वीडियो फाइल। तो डिजी लॉकर हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, PDF अपलोड कर सकते हैं, इमेज अपलोड कर सकते हैं जैसे JPG। ये जनरली ये 3 फॉर्मेट ही बस आपको याद रखना है। ठीक, वैसे तो इमेज में GIF भी आता है, मल्टीमीडिया पढ़ेंगे वहां बताऊंगा। जिप फाइल जो दिखता है वीडियो जैसा है लेकिन एक्चुअल में ये इमेज फाइल होता है। ठीक, लेकिन हमको बस ये याद रखना है JPG PNG PDF टाइप की फाइल ही हम इसमें अपलोड कर सकते हैं। सेम है, दोनों सेम है, उसी को ही सेम लिखते हैं आपका। ठीक, अगला .com डोमेन का मतलब क्या है। ठीक, .co का कंपनी। ठीक, .co कंपनी, .com का कमर्शियल। ठीक, तो ध्यान देना है इसको। अगला, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। तो हमने सिंपल सा एक डायग्राम देखा था कि सेंडर ईमेल भेजने वाला, और यहाँ पे फिर होता है आपका सर्वर, ईमेल का सर्वर। ठीक, फिर यहाँ होता है रिसीवर। तो जब हम ईमेल भेजते हैं, ये मान लीजिए हमारा ईमेल है, ये जाता है SMTP से। तो ईमेल भेजने के लिए SMTP का उपयोग होता है, जबकि ईमेल प्राप्त करने के लिए POP का, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का। ठीक, तो यहाँ पे सिंपल ही पूछ दिया है, लेकिन जब क्वेश्चन में लिखा रहे सर्वर से ईमेल भेजने के लिए, सर्वर से डाउनलोड करने के लिए, तो हम लोग लेंगे POP को। तो यहाँ पे सिंपल भेजने की बात हो रही है, तो याद रखना है SMTP ईमेल को केवल सर्वर तक ही पहुंचाता है,
सर्वर से आगे का काम करता है पीओपी। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, आपको मिक्स करके दोनों को कंपैरिजन को पूछ सकता है। अगला बताइए, एक बेहतरीन प्रश्न। गलत क्या है पूछा है ना, सबसे पहले तो प्रश्न पढ़ा करिए। ठीक, तो ऐसे प्रश्न में हमेशा कंफ्यूजन होता है आपका। यूजर नेम में एडिट नहीं हो सकता, या तो सही है ना, पूरे ईमेल एड्रेस में एक एडिट होगा बस, यूजर नेम में नहीं हो सकता। अगर यूजर नेम में एडिट रख दिए तो एड्रेस आपका दो हो जाएगा, वो फिर @ होगा। ठीक, तो यूजर नेम में हमने लिखा था कि एडिट नहीं हो सकता, तो ये सही है, ये कथन जो सही है। ईमेल एड्रेस में स्पेस नहीं हो सकता, ये भी सही है। डोमेन नेम केस सेंसिटिव नहीं होता है, पूरा ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव नहीं होता बोल सकते हो। ठीक, पूरा डोमेन नेम भी यूजर नेम सब मिला के बोल रहे हैं अपन, इसलिए ये अपना सही है। सीधा से ये तो हम लोग पढ़े थे ना कि ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव नहीं होता, इसका मतलब आप लोअर केस में टाइप करो, अपर केस में टाइप करो, या मिक्स करके टाइप करो, आपका ईमेल पहुंच जाएगा। ठीक, जिसको आपने भेजा है वो पहुंच जाएगा आपका, तो ध्यान दीजिएगा, बस यही हमको जानना था। तो चाहे यूजर नेम, डोमेन नेम, ये सब केस सेंसिटिव नहीं होता बोलने का मतलब है पूरा ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव नहीं होता, एक ही मतलब है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। अगला, आउटबॉक्स का काम क्या है? मेल बॉक्स के बारे में बताया था आपको, इनबॉक्स, आउटबॉक्स, ये सब ने देखा था हमने। आउटबॉक्स, ड्राफ्ट, ट्रैश, ये सब हमने देखा था। आर्चिव, देखो सेव किए गए ईमेल कहां पे होते हैं? ड्राफ्ट में। ठीक, जो हम लिख के छोड़ देते हैं ऑटोमेटिक वो चला जाता है ड्राफ्ट में, जिसको बाद में सेंड करेंगे या बाद में लिखेंगे, बाद में कंप्लीट करेंगे। सिंपल सा, सेव किए गए ईमेल ड्राफ्ट में होते हैं। प्राप्त ईमेल मतलब, हाँ, जो हमको मिला ये इनबॉक्स में होगा। डिलीट किए गए ईमेल कहां होते हैं? हमने देखा था ट्रैश में, ट्रैश में। और जीमेल में आपको बताया था 30 दिन तक कोई ईमेल ट्रैश में रह सकता है। भेजे जाने वाले ईमेल को अस्थायी रूप से स्टोर करता है आउटबॉक्स। जैसे कि आपने ईमेल सेंड कर दिया लेकिन आपका नेटवर्क बंद है उस समय, ठीक, मोबाइल का नेट ऑफ है या कंप्यूटर का नेटवर्क ऑफ है, और भेज दिए तो आउटबॉक्स में रहेगा। और वैसे ही मान लीजिए सर्वर डाउन है या कुछ भी है, तो सामने वाले के पास पहुंचने से पहले वो आउटबॉक्स में रहता है आपका, अस्थायी रूप से, टेम्पररी रहता है वो। ठीक, तो याद रखिएगा, आउटबॉक्स ईमेल के भेजने से पहले अस्थायी स्टोरेज है एक प्रकार का। ठीक, चाहे नेट, आपने नेट बोल सकते हो, नेटवर्क लो है या आपका ईमेल का सर्वर डाउन है, अगर आपने भेज दिया तो वहां थोड़ी देर के लिए रहता है आपका स्थायी रूप से आउटबॉक्स में, तो इसको ध्यान देना है। जबकि भेजे जाने वाले ईमेल आपके मिलेंगे सेंट आइटम में या सेंट मेल्स में, दोनों अलग चीजें हैं। आप जिसको भेज लेते हो कंप्लीट हो जाता है, वो जाता है सेंट मेल्स में। ठीक, कुछ देर आउटबॉक्स में रहता है वो, फिर जैसे आप नेट ऑन करोगे फिर वहां से हट के वो इसमें चला जाएगा, सेंट मेल्स में। तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ड्राफ्ट, ट्रैश, ये भी अच्छा प्रश्न बन सकता है। अगला, ईमेल में ड्राफ्ट फोल्डर किसके लिए होता है? बताइए, अच्छा प्रश्न है, किसी भी तरीके से लिख सकता है। ठीक, भेजा गया तो आपका सेंट आइटम होगा, प्राप्त मतलब इनबॉक्स होगा, डिलीटेड मतलब ट्रैश। अधूरा लिखा, बताया ना कि लिख के छोड़ दिए और वो सेव हो जाता है ऑटोमेटिक, मतलब ड्राफ्ट में। लिख के छोड़ गए, अधूरा लिखा गया मेल, ऐसे किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो इसको। तो मतलब सिंपल सा सेव किया गया ईमेल, आपने कुछ लिखा है और फिर उसको ऑटोमेटिक सेव कर लेता है आपका जो ईमेल है वो। अगला, इनकॉग्निटो मोड, ये किसमें मिलता है? वेब ब्राउजर में। वेब ब्राउजर में होता है, क्या मतलब है इसका? कहाँ करते, लड़के लोग बहुत यूज करते हो इसका, क्या क्या यूज है इसमें? अगर आप ब्राउजिंग करते हो तो आपकी हिस्ट्री सेव नहीं करता वो, आपका ब्राउजर आपकी हिस्ट्री, कुकीज, ये सब स्टोर नहीं करता। ठीक, कुकीज मतलब कई बार देखेंगे आप लोग सर्च किए रहते हो, वो कीवर्ड डालती है ऑटोमेटिक पूरा दिखा जाता है वहां पे, मतलब उसने जानकारी को स्टोर करके रखा है कि आप क्या क्या सर्च करते हो। तो किसी भी प्रकार की आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज, ये सब को स्टोर नहीं करता। इनकॉग्निटो मोड, प्राइवेट मोड है ये। ठीक, इसमें प्राइवेट ब्राउजिंग की जाती है। ठीक, तो याद रखिए बस यही सही है, बाकी गलत है आपका, केवल एक, ये जबरदस्ती ऐसा कोड बना हुआ है, केवल एक। ये मैं और चैट जीपीटी मिलकर प्रश्न को बनाए हैं कल रात को। ठीक, तो ध्यान देना है इसमें, तो केवल एक ही आएगा इसका आंसर। मेरा ज्यादातर प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेगा खोजने से, सब खुद ही बनाता हूँ। जितने भी लाइव क्लास वाले सारे क्वेश्चन है वो भी ज्यादातर बोल सकते हो, या अगर क्वेश्चन कॉपी है मतलब किसी एग्जाम से उठाता हूँ, पुराने क्वेश्चन आए हुए, या 2-3 क्वेश्चन को मिला के नया क्वेश्चन बनाता हूँ। अगला, ये देखिए करंट का क्वेश्चन है और अभी किसी रेलवे के एग्जाम में पूछा है, ये भी न्यूज में भी था लगातार।
क्योंकि भारत और अमेरिका का भी थोड़ा बीच में चल रहा है ना, थोड़ा अनबन चल रही है भारत और अमेरिका की। ट्रंप ने चुनौती दिया था, भारत की इकोनॉमी को थोड़ा खराब बताया था। उसी बीच एक अच्छा खबर बोल सकते हो कि याद रखिए, यह है मेटा, फेसबुक की जो मालिक है, मार्क जगरबर्ग की जो कंपनी है मेटा, इसने बोल सकते हो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, वाटर वर्थ प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का नाम याद रखिएगा, वाटर वर्थ प्रोजेक्ट, वाटर वर्थ बोला जाता है। इसमें पूरे दुनिया में बोल सकते हो पूरे 5 महाद्वीप को जोड़ता है ये, 5 महाद्वीप को, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत के मुंबई और विशाखापट्टनम, ये 2 जगह से इसके लैंडिंग पॉइंट बनाए जाएंगे, मतलब वहां भी उसका केबल आएगा। अंडर सी केबल मतलब बताया था आपको, कौन सा केबल होता है, कौन सा केबल बताया था गाइडेड अनगाइडेड में, ऑप्टिकल फाइबर। ये जब डेटा को हमको बहुत दूरी तक भेजना है एक देश से दूसरे देश, तब हम लोग यूज करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो बस ये योजना है, क्योंकि अभी एक न्यूज आया था ना, लाल सागर में ऑप्टिकल फाइबर को किसी देश ने हमला करके उसको नुकसान पहुंचा दिया था, उसके चलते बहुत सारे प्रॉब्लम हुए थे इंटरनेट में। तो इसीलिए ये मेटा ने बोल सकते हो एक प्रपोजल लाया है, एक प्रोजेक्ट है इसका, और इसी साल पूरा करने की इसकी योजना भी है। काफी बड़ा बोल सकते हो, पृथ्वी के पूरे परिधि से ज्यादा लंबाई का है बोलते हैं इसको, बहुत कई हजार किलोमीटर लंबा ये ऑप्टिकल फाइबर का पूरा योजना है। अरे भारत में भी बोल सकते हो इसके लैंडिंग पॉइंट होने का मतलब यहाँ भी उसका नेटवर्क आएगा। ठीक, मुंबई और विशाखापट्टनम 2 जगह से गुजरेगा ये। तो ध्यान देना, मेटा ने किया है, फेसबुक वाले ने। ठीक, अच्छा प्रश्न है, ये अभी रेलवे के एग्जाम में आया था, जनवरी फरवरी कुछ एग्जाम हुआ था, उसमें आया था आपका। अगला कौन सा एक मानक ईमेल प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग दूरस्थ मतलब रिमोट सर्वर से स्थानीय ईमेल क्लाइंट में ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है, बताइए। प्रश्नों को बस घुमाता है, कुछ नहीं है, 4 ही 5 प्रोटोकॉल जो हम लोग पढ़े वही हैं। अभी पीछे हम लोग डायग्राम देखे थे, सेंडर होता है, सर्वर होता है और रिसीवर होता है। भेजने के लिए होता है एसएमटीपी और प्राप्त करने के लिए पीओपी। देखो क्या लिखा है, सर्वर से स्थानीय ईमेल क्लाइंट में ईमेल को प्राप्त करने के लिए, मतलब पीओपी की बात हो रही है, बस इसीलिए इसको ऐड किया हूं, घुमा फिरा के कुछ भी लिखा रहेगा बस, पीओपी या पीओपी 3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। सर्वर से आगे की बात हो रही है मतलब पीओपी। ठीक, एसएमटीपी ईमेल को सर्वर तक भेजता है, सर्वर से आगे ईमेल को पहुंचाने का काम करता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पीओपी या पीओपी 3, एक ही मतलब है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, कई तरीके से क्वेश्चन, ये सब आए हुए क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में। अगला, कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल में उपयोग नहीं किया जाता? तो हमने देखा था ईमेल में भेजने के लिए होता है एसएमटीपी, ईमेल रिसीव करने के लिए होता है पीओपी, और ईमेल को सर्वर भी स्टोर करता है IMAP। ये 3 ईमेल प्रोटोकॉल है, तो कौन सा नहीं है? ये ऐसे भी प्रश्न आपको आ सकते हैं, ये तीनों ईमेल से संबंधित है। ठीक, तो उसको ध्यान दीजिएगा, ईमेल भेजने के लिए, ईमेल प्राप्त करने के लिए, और हम हमारे जो ईमेल होते हैं वो सर्वर में स्टोर होते हैं, ना कि हमारे डिवाइस में, वो इसी प्रोटोकॉल के कारण होता है। क्या होता है IMAP का फुल फॉर्म? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक, पहला ईमेल किस वर्ष भेजा गया था? तो ये हमने बार बार डिस्कस कर लिया है। ठीक, तो ईमेल के जनक कहे जाते हैं रे टॉमलिंसन। ठीक, रे टॉमलिंसन, ये अर्पानेट पे ही काम करते थे। अर्पानेट बना था 1969 में। ठीक, दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क ये 1969 में बना था। इसी नेटवर्क का उपयोग करते हुए इन्होंने 1971 में खुद को, अपने आप को एक मैसेज भेजा था, इसलिए इनको कहा जाता है ईमेल के जनक, फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। 1971 की बात है। और आगे जब वायरस वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे बताऊंगा, रे टॉमलिंसन ने सबसे पहला एंटीवायरस भी बनाया था। दुनिया का सबसे पहला एंटीवायरस है द रीपर, वो भी रे टॉमलिंसन ने बनाया है। ये अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। क्रीपर सबसे पहला वायरस है और रीपर सबसे पहला एंटीवायरस है। तो ये अर्पानेट ने ही बनाया था, वायरस को भी एंटीवायरस को भी, वो अगले चैप्टर में हम लोग समझेंगे। तो याद रखिएगा 1971 में रे टॉमलिंसन ने सबसे पहला ईमेल भेजा था। अब बताइए, फुल फॉर्म ही तो पूछा है, बस लंबा चौड़ा लिख दिया आपको। ठीक, तो ध्यान देना है, ऐसे कई बार फुल फॉर्म गलती हो जाते हैं, पढ़ के भी हम लोग गलत कर देते हैं। तो इंटरनेट मैसेज है। ठीक, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। देखो मिलते जुलते आपको ऑप्शन दिखते हैं, दिमाग कई बार थोड़ा सा वायर वगैरह हिल जाता है टेंशन में, जिसके चलते काम नहीं करता सही से, कई बार हमसे भी गलती हुआ है। ठीक,
तो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, IMAP, यही वो ईमेल है जो हमारे ईमेल को सर्वर पर स्टोर करता है। देखो लिखा है, एक प्रोटोकॉल है जो ईमेल को सर्वर पर संग्रहित करता है, मतलब स्टोर करता है, और हम मतलब यूजर जो है, एंड यूजर जो है, ईमेल को एक्सेस कर पाते हैं उसके चलते। अगला, बुक मार्क क्या होता है? वेब ब्राउजर में भी आपको मिलता है ये फीचर बुक मार्क का। ठीक, किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को आप सेव कर सकते हो। वेबसाइट या वेब पेज की मतलब है को सेव कर सकते हो। ठीक, याद रखिएगा। तो केवल एक सर्च इंजन की कार्यप्रणाली के चरण, ये भी आपको बताया था मैं, इसका क्रम क्या है। ठीक, तो सबसे पहले सर्च इंजन करता है क्रॉलिंग। इसका मतलब बताया था जानकारी इकट्ठा करना। ठीक, सभी प्रकार की संबंधित वेब पेज को, वेबसाइट को इकट्ठा करके रखता है अपने सर्वर में। फिर जैसा हम सर्च करते हैं कीवर्ड के हिसाब से, वैसा सूची बनाता है। सूची बनाना मतलब इंडेक्स करना, इंडेक्सिंग। फिर हमारे कीवर्ड के बेसिस पे सबसे ज्यादा जो काम का वेब पेज होगा उसको सबसे पहले दिखाएगा, फिर बाद वालों को बाद में। इसको बोलता है रैंकिंग करना, पहले और बाद में, मतलब उसको रैंक का निर्धारण करना, रैंकिंग। तो 2 1 3 ये। ठीक, तो क्रम से याद रखिएगा। सीधे सीधे पूछ सकता है इंडेक्सिंग, क्रॉलिंग, रैंकिंग किससे संबंधित है। सर्च इंजन का सबसे पहला स्टेप या पहला चरण क्या होता है? क्रॉलिंग। ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। इंडेक्सिंग मतलब होता है ना सूची बनाना। आप जो कीवर्ड सर्च करते हो उससे रिलेटेड, उससे संबंधित कितने वेबसाइट, वेब पेज हैं, उसको पहले लिस्ट करेगा वो। फिर उसमें आपको पहले क्या दिखाना है, उसको बोलेंगे रैंकिंग। ठीक, तो क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग, ये 3 स्टेप में सर्च इंजन काम करता है। ये भी हमने लिखा हुआ था। अगला, अब ये तो सॉफ्टवेयर के प्रकार, अगर आपने लाइव क्लास देखा होगा उसमें भी कराया था, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जो लाइव क्लास था। ठीक, याद रखिएगा मोजिला फायरफॉक्स। ठीक, मोजिला का जो फायरफॉक्स है यही एक ओपन सोर्स है। बाकी गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज ज्यादातर आपके क्लोज सोर्स होते हैं। तो यहाँ पे केवल 2। अच्छा प्रश्न, याद रखिएगा ये सॉफ्टवेयर से, क्योंकि क्वेश्चन हमने पिछले लाइव क्लास में भी देखा था, उसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज और सॉफ्टवेयर, 3 चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके पहले इनपुट आउटपुट, मेमोरी, ये सब के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगला, कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है बताइए? कूट कूट के प्रश्न बनाया हूं। हम्म, हम्म, आंसर बताओ मेरे को। हम्म, देखो गूगल क्रोम है कि नहीं, वेब ब्राउजर है ना। फायरफॉक्स ये भी है, एक्सप्लोरर भी है, एप्पल का सफारी भी होता है, नेटस्केप भी है। ठीक, सिंपल सा। अल्टा विस्टा तो हम लोग पढ़े थे, क्या है ये? सर्च इंजन है। सर्च इंजन, ये ब्राउजर नहीं है। वैसे इकोसिया भी याद रखिएगा, ये भी एक पर्यावरण से संबंधित सर्च इंजन है। इको, ठीक, इकोलॉजी, पर्यावरण, पारिस्थितिकी से बना हुआ। ये 45 बार सर्च करोगे कुछ चीज इसमें, इस सर्च इंजन में जाके तो एक पेड़ लगाता है ये। तो ये पर्यावरण को बचाने के लिए बनाया गया एक सर्च इंजन है, याद रखिएगा। तो ये 4 और 6 आपके सर्च इंजन है, ना कि वेब ब्राउजर। ठीक, तो सर्च इंजन है ये इकोसिया। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है। सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है वेब ब्राउजर को याद रखिए, आपको बताया था लिमिटेड है वो। क्रोम हो गया, एक्सप्लोरर हो गया, नेटस्केप हो गया, फायरफॉक्स हो गया। इसके अलावा आपको बताया था मैं ओपेरा, ठीक, एप्पल का सफारी, और सबसे पहला वेब ब्राउजर, सबसे पहला वेब ब्राउजर लेना है मोजैक। ठीक, और सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा है? आर्ची। ठीक, आर्ची है। ठीक, तो ये याद रखिए। बस ब्राउजर लिमिटेड है, उनको आप याद रख सकते हो। सर्च इंजन बहुत सारे हैं। अगला, आईपी एड्रेस में, आईपी वर्जन 4 में कुल कितने एड्रेस पॉसिबल हैं? तो हमने देखा है कि आईपी एड्रेस वर्जन 4 में जो एड्रेस होता है वो 32 बिट का होता है, और टोटल एड्रेस होते हैं 2 की घात 32, लगभग 4 अरब के आसपास, 4 बिलियन के पास पास वर्जन 4 में आईपी एड्रेस थे, केवल एक। आईपी एड्रेस वर्जन 4 की लेंथ कितनी होती है? अभी हमने डिस्कस किया, तो दोनों को याद रखना है। वर्जन 4 में होता है 32 बिट, और वर्जन 6 में, हाँ, वर्जन 6 में 128 होता है।
ये सीधे सीधे पूछ सकता है आपको, ऐसे बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे अगर पूछा तो यहाँ से, बाकी वही करेक्ट करने वाला। वर्जन 6 में कितने बिट होता है, ये भी हमने देखा 128 बिट होता है, ठीक, तो वहां 32, यहाँ पे 128। आईपी एड्रेस में वर्जन 4 की बात हो रही है, कितने ऑक्टेट होते हैं, तो हमने देखा है कि आईपी एड्रेस 4 पार्ट में बटा होता है, इसी को बोलते हैं 4 ऑक्टेट, और जो 3 डॉट से सेपरेट होते हैं, ठीक, 3 डॉट होते हैं बीच में, और हर एक पार्ट में 0 से 255 तक के ही वैल्यू हो सकते हैं, ठीक, ये 0 से 255 तक के कोई भी वहां पे डेसिमल नंबर हो सकते हैं, तो 4 पार्ट होते हैं, मतलब 4 ऑक्टेट होते हैं, टोटल साइज है 32 बिट का। अगला, तो वर्जन 4 में यूज होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, जबकि वर्जन 6 में हेक्साडेसिमल। यहाँ पे 16 कैरेक्टर यूज होते हैं, 0 से लेकर 9 तक के 10 नंबर, ए से एफ तक के 6 अल्फाबेट 6 अक्षर, इन 16 कैरेक्टर यूज करते हैं, ऐसे नंबर सिस्टम को बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बताइए यहाँ पे कंट्री और उसके ब्राउजर को दिया हुआ है। सही पूछा है। देखो गूगल तो अमेरिका का ही है, ठीक, पहला सही हो गया अपना। चाइना का बैडू, चाइना का। रसिया का, रसिया का होता है यांडेक्स। डक डक गो अमेरिका का है, ठीक, और अल्टा विस्टा भी अमेरिका का है, जापान का नहीं है। जापान का सर्च इंजन का नाम है, क्या पढ़ोगे पढ़ लो उसको, ठीक, ये गूगल का ही बनाया हुआ है, गूगल के अंडर में ही काम करता है जापान का सर्च इंजन, कई बार बुक में लिखा रहता है, ठीक, तो उसको याद रखिएगा। तो ये तो पहला और दूसरा बस सही है, ठीक, तो याद रखिएगा चाइना का बैडू, रसिया का यांडेक्स, ये दो आपको पूछ सकता है, बाकी जनरली आपके अल्टा विस्टा गूगल याहू ये 3 जो बड़े सर्च इंजन है तीनों अमेरिका के हैं, ठीक, तो कम से कम 2-3 आपको पता रहेंगे, फिर ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे मैच करने वाला। अगला, कौन सा ईमेल एड्रेस गलत है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बल्कि और बड़ा कर देता हूं। गलत है पूछा है, जी वो गलत है, डी। मैं यहाँ पे एक नया रूल आपको समझाने वाला हूँ, इसलिए इस क्वेश्चन को ऐड किया था। देखो ईमेल यूजर में आपका डॉट हो सकता है, लेकिन लगातार नहीं हो सकते, ये देखो, ठीक, ये गलत है, बाकी सब सही है, ठीक, डॉट कर सकते हैं, मैं आपको बताया था, डॉट कर सकते हैं, लेकिन लगातार 2 डॉट नहीं हो सकते। वैसे ही आखिरी में डॉट नहीं हो सकता, यहां पे डॉट नहीं हो सकता, पहले डॉट नहीं हो सकता, ठीक, ये भी रूल है, ये भी याद रखिएगा, इसलिए सब क्वेश्चन ऐड किए हो ताकि और कुछ नई चीजें हम लोग सीख सकें। डबल डॉट नहीं होगा लगातार, ठीक, हाँ हाँ कर सकते हैं आपका, वो अलग अलग रूल है, जनरली ईमेल के, जीमेल के लिए अलग होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, ठीक, तो याद रखना है कि लगातार 2 डॉट नहीं हो सकते, पहले नहीं हो सकता यूजर नेम में, और एट के पहले मतलब यूजर नेम के आखिरी में भी नहीं हो सकता, ठीक, ये कम से कम इतने नियम याद रखिए, बहुत सारे नियम हैं। तो ये अगला, कौन सा गलत नहीं है पूछा है, मतलब सही बताना है। मारिया रीटा, देखो आपको बताया था, एट नहीं है मतलब गलत है, इसमें एक भी एट नहीं है मतलब गलत है, क्योंकि एक होता ही है, एक से ज्यादा है तो भर भर गलत है बोलते हैं हम लोग, ठीक, सिंपल सा, एक भी नहीं है तो भी गलत है, एक से ज्यादा है तो भी गलत है, क्योंकि केवल एक ही एड्रेट होता है, ठीक, और वो यूजर नेम भी नहीं हो सकता, वो सेपरेटर होता है आपका। कुछ भी, कुछ भी बताना, एक्सटेंशन कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका पहला ही सही है इसमें, तो बस यही ध्यान रखना है, एट केवल एक ही देखना है, ज्यादातर ऐसे ही प्रश्न फंसाएगा आपको। अगला, हाँ ये वाला, हम्म तो गलत है, हाँ गलत, हाँ, कौन सा मान्य नहीं है, हाँ तो सिंपल सा हम लोग जानते हैं कि आईपी एड्रेस के हर एक पार्ट में 0 से 255 तक के ही वैल्यू होते हैं, 255 मैक्सिमम वैल्यू होती है, 255 से अगर एक भी पार्ट में ज्यादा हुआ मतलब वो गलत है, ठीक, हॉस्टोडन 2016 में इस टाइप का क्वेश्चन आया था, एक बार बस अब तक आया है, तो मिनिमम एड्रेस 000 है, मैक्सिमम ये 255 वाला है,
तो किसी बस 255 से ऊपर नहीं होना चाहिए, बाकी सब सही है। फिर आपका 4 पार्ट होने चाहिए। और अगला प्रश्न, कौन सा गलत है, कौन सा अवैध है, बताइए। सेम तो है, 4 पार्ट होते हैं, यहाँ पे 3 पार्ट दिया है बस, और कहीं पे आपको 5 दे देगा। तो बस हमको देखना है 4 पार्ट होते हैं, ठीक, 4 पार्ट होते हैं और 255 से कम ही होते हैं हर पार्ट में वैल्यू, बस इतना ही ध्यान देना है यहाँ पे। ये बताइए, व्यापम को मेरे को हायर कर लेना चाहिए क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक, कुछ भी गलती करते रहता है। हाँ, कथन कूट। लैन एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र जैसे कि ऑफिस, स्कूल, घर, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी, किसी कैंपस के लिए बनाया गया होता है। इसमें लैन हमेशा वायरलेस तकनीक पर आधारित है, क्या होना चाहिए, ये सही है, ये गलत है। वायरलेस नहीं, वायर से भी होता है, इथरनेट केबल आपको बताया था, ठीक, इथरनेट केबल पे लगा होता है ज्यादातर लैन में, तो ए सही, बी गलत है आपका। अगला बताइए, मेरे को तो अपने आप से प्यार हो गया है, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना रहा हूं मैंने मिक्स कर करके, लेकिन मेहनत बहुत लगता है। देखो, वैन बड़ा होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, पूरे देश, पूरे राज्य, महाद्वीप या पूरे विश्व में फैले नेटवर्क को वैन बोलते हैं। लैन से बड़ा होता है वो, पहला कथन सही है, ठीक। अब ये याद रखिएगा, जितना छोटा नेटवर्क होगा उतना फास्ट होगा, लैन में डेटा तुरंत पहुंच जाएगा। अब एक देश से दूसरे देश जाने में टाइम तो लगेगा ना, वैन बड़ा होता है आपका, ये भी सही है। तो लैन सबसे छोटा है, सबसे फास्ट होता है वो, ठीक। और ये वैन सस्ता होता है, ये गलत है। वैन के लिए कितना महंगा आपको ऑप्टिकल फाइबर, दुनिया भर का टावर सब लगाना पड़ेगा, ये गलत बात है, ठीक। लैन का अर्थ क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है, यहाँ पे लार्ज लिखा है, ये भी गलत हो गया। तो केवल 1 और 2, ठीक। तो याद रखिएगा, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं आज, कि लैन छोटा है इसलिए फास्ट होता है, ठीक। और जितना बड़ा होगा नेटवर्क उतना स्लो होगा, क्योंकि डेटा को दूरी तय करने के लिए फिर बार बार रिपीटर लगाना पड़ता है, मॉडेम लगाना पड़ता है, कई सारे डिवाइस लगाने पड़ते हैं वहां पे, रिपीटर वगैरह ज्यादातर, ठीक। रिपीटर, ये भी याद रखिएगा नाम, एक नेटवर्क को जब लंबी दूरी तक भेजना होता है तो बार बार उसमें रिपीटर लगाना पड़ता है, क्योंकि वो एक समय के बाद लॉस होते रहता है वो, तो फिर से उसको एम्पलीफाई करने के लिए, उसको केंद्रित करने के लिए रिपीटर जैसे डिवाइस लगाते हैं, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, तो जो जितना पास है उतना फास्ट होगा। लैन मतलब छोटा सा, स्कूल कॉलेज में बना है नेटवर्क, तो फास्ट होगा, तुरंत उन्हें पहुंच जाएगा, ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, चलिए बाकी और आपको भी टेस्ट पेपर वगैरह में और मिल जाएगा, 20-25 क्वेश्चन और है मेरे पास, वो भी दे दूंगा।